नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। झारखंड पुलिस के लिए दशकों से चुनौती बना गढ़वा और लातेहार के बीच स्थित बूढ़ा पहाड़ अब पूरी तरह से नक्सलियों से मुक्त हो चुका है। एसपी अंजनी झा और सीआरपीएफ की 172वीं बटालियन के जवान कल बूढ़ा पहाड़ की चोटी पर पहुंचे और इस बात की पुष्टि की कि अब इस इलाके में नक्सलियों का नामो निशान भी नहीं है। एसपी ने AK-47 हाथ में लेकर खुद पूरे अभियान को लीड किया। नक्सलियों पर कसे गए नकेल और सुरक्षा बलों की कामयाबी से पूरे इलाके में इस वक्त शांति का माहौल है और अब बूढ़ा पहाड़ पूरी तरह से गढ़वा पुलिस के कब्जे में है। वहीं दूसरी ओर लातेहार पुलिस की टीम भी मोर्चा संभाले हुए। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर देखिए एक बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी है और अब बूढ़ा पहाड़ नक्सलियों से पूरी तरह से मुक्त हो चुका है। और इस बड़ी सफलता के बाद, इस बड़ी कार्रवाई के बाद अब वहां पर शांति व्याप्त है। में लगातार नक्सल के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। जो भी सुरक्षा बल वहाँ पे सीआरपीएफ है, कोबरा है, साथ में लातेहार और छत्तीसगढ़ की बलराम पुलिस के साथ मिलकर अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के फलस्वरूप वहाँ पर काफ़ी हद तक उनके एक्टिविटी पे हम लोग कंट्रोल कर चुके हैं और बहुत जल्द बूढ़ा पहाड़ से पूर्ण रूप से उनका सफाई कर दिया जाएगा इस ऑपरेशन के बाद। सर, कुछ सफलता भी मिली है इस दौरान? सफलता यही है कि क्षेत्र से लगातार उनकी संख्या कम हुई है, उनका प्रेजेंस कम हुआ है, घटनाएं किसी भी प्रकार का करने में वो सफल नहीं हो पा रहे। तो हम कहेंगे कि ये हम लोग का जो ऑपरेशन है उसी का रिजल्ट है। और वहीं देखिए, पश्चिमी सिंहभूम में भी नक्सलियों पर सुरक्षा बलों की दबिश लगातार जारी है। चाईबासा के टोंटो थाना क्षेत्र में भाकपा माओवादी सेंट्रल कमेटी के नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई। इसमें 25 लाख के इनामी अजय महतो का दस्ता शामिल था। सुरक्षा बलों की कार्रवाई में नक्सली दस्ता भाग खड़ा हुआ। मुठभेड़ के बाद इलाके में इस वक्त सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसके दौरान उनका कैंप भी ध्वस्त किया गया। वहीं वर्दी, बर्तन के साथ दैनिक उपयोग के सामान भी यहां पर जब्त किए गए। सूचना प्राप्त हुई थी कि भाकपा माओवादी का एक दस्ता, जिसका नेतृत्व स्पेशल एरिया कमेटी सदस्य 25 लाख का इनामी अजय महतो कर रहा है और लगभग 20 से 25 लोगों की संख्या में यह दस्ता ग्राम रेंगड़ाहातू थाना टोंटो के आसपास भ्रमणशील है। और गढ़वा में अनाज की कालाबाजारी करने वालों पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। भवनाथपुर में गल्ला कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान करीब 64,000 क्विंटल अनाज को जब्त किया गया। जब्त किए गए अनाज जन वितरण प्रणाली के थे और इसे कालाबाजारी के लिए यहां पर रखा गया था। गुप्त सूचना के आधार पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने कारोबारी राकेश कुमार के घर पर छापेमारी की, जिसमें गोदाम में 668 बोरा गेहूं और 409 बोरा चावल जब्त किया गया। इस बारे में कारोबारी न तो कागज दिखा सका और न ही स्टॉक रजिस्टर ही पेश कर सका। वहीं इसमें राइस मिलर्स के भी शामिल होने के अहम सबूत मिले हैं। गुप्त सूचना मिली थी कि भवनाथपुर प्रखंड में राकेश कुमार के द्वारा अवैध रूप से चावल एवं गेहूं का भंडारण किया गया है, जो कि जन वितरण प्रणाली से संबंधित है। इसी के तहत छापामारी की गई, जिसमें कि करीब 700 बोरा गेहूं और करीब 400 बोरा चावल पकड़ा गया, जो कि जिसका वजन करीबन 65,000 किलो के आसपास है। छापामारी के दौरान कुछ इनवॉइस पकड़े गए, जो कि रांची के राइस मिल से संबंधित है। तो इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है एमओ के द्वारा, और जो भी इसमें संलिप्त होंगे, चाहे वो मिलर्स हों, चाहे सरकारी कर्मी हों, सभी के जांच के क्रम में आवश्यक कानूनी। और दुमका के जेएमएम विधायक बसंत सोरेन ने बेतुका बयान दिया है। दुमका दौरे के दौरान मीडिया ने उनसे सवाल किया कि रांची में उथल पुथल के बीच वो दिल्ली क्यों चले गए थे। जवाब में बसंत सोरेन ने हंसते हुए कहा कि उनके अंडरगारमेंट्स कम हो गए थे, जिसे खरीदने के लिए वो दिल्ली चले गए थे। अब इस बयान की विपक्षी दलों ने भी कड़ी निंदा की है और ये सवाल पूछा है कि आखिर महत्वपूर्ण सवाल पर इस तरीके का जवाब कहां तक जायज है। हाँ, गए थे। एक्चुअली हम पिछले ये भी बताए थे कि एक्चुअली मेरे अंडरगारमेंट्स कम हो गए थे, तो अंडरगारमेंट्स खरीदने में दिल्ली चला गया। दिल्ली से लाते हैं? हाँ, हम दिल्ली से लाते हैं। हाँ, गए थे। एक्चुअली हम पिछले ये भी बताए।
और वहीं देखिए, दुमका विधायक बसंत सोरेन के बयान का जेएमएम ने बचाव भी किया है। जेएमएम प्रवक्ता ने कहा कि बसंत सोरेन ने सहज भाव से हंसी ठिठोली के रूप में ये बात कही है और इसे अब पब्लिक डोमेन में लाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने पूरी तरह से अनौपचारिक रूप से बातचीत के क्रम में हंसी ठिठोली में इस तरह की बातें कही। अब उसे पब्लिक डोमेन में लाया जाएगा तो ये बहुत गलत परंपरा है और मुझे लगता है इस तरह के विषय को बहस का मुद्दा बनाना भी, चूंकि मैं अप्रासंगिक मानता हूं। जेएमएम विधायक बसंत सोरेन की बेतु के बोल पर कांग्रेस ने भी सफाई दी है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि किन हालात में ये बयान दिया गया, इस बारे में या तो बसंत सोरेन या फिर जेएमएम के नेता ही जवाब दे पाएंगे। उन्होंने इस दौरान राज्यपाल की चुप्पी पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। वो वहाँ जनप्रतिनिधि के रूप में चुना है, लेकिन उन्होंने किन परिस्थिति में ऐसा जवाब दिया है, इसके बारे में तो या तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग बता पाएंगे या खुद बसंत सोरेन जी बता पाएंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इन दिनों जो लगातार जिस प्रकार से कंगारू मीडिया ट्रायल हो रहा है हर विषय का, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भी स्वभावतः एक आक्रोश तो उत्पन्न होता ही है कि इस प्रकार से आप देखिए कि चीज़ों को अपने अनुसार आप नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। कहाँ है झारखंड में अस्थिरता? राज्यपाल महोदय से पूछना चाहिए कि भाई अस्थिरता क्यों है। और दुमका विधायक बसंत सोरेन के बेतु के बयान पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि सत्ता के मद में जेएमएम के लोग संवेदनहीन हो चुके हैं। उन्होंने सरकार पर सवालों से भागने का भी आरोप लगाया है। नशा इन पर किस कदर चूर हो गया, कम से कम उन बेटियों के प्रति तो संवेदनशीलता होनी चाहिए जिसे देखने वो गए थे। अगर वो सीरियस इस बयान के लिए तो वो नेहरू जी की याद दिलाते हैं जिनके कपड़े ड्राई क्लीन होने के लिए पेरिस जाते थे। तो कहाँ आदिवासियों की हितैषी बनने का ये ढोंग रचते हैं और कहाँ इस तरह के शासक वर्ग वाली मानसिकता है। और अगर ये नॉन सीरियस थे तब तो फिर इनका साफ प्रकट हो जाता है कि क्या इनकी सोच है बेटियों के प्रति। कि देखिए, आप सत्ता में हैं, आप शासन में हैं, आपकी पार्टी सरकार में है, तो आपको तो जनता के जवाब देने होंगे, आपको तो पत्रकारों के जवाब देने होंगे। आप कैसे जवाब से भाग सकते हैं? और नैरेटिव कौन सेट कर रहा है? नैरेटिव अगर कोई सेट कर रहा है तो इसे रोकना आपका काम है, लेकिन आप तो एक नया नैरेटिव सेट कर रहे हैं इस तरह के हल्के बयान को देख। और 2 सितंबर से जारी दिल्ली दौरे के बाद आज राज्यपाल रमेश बैस रांची लौट सकते हैं। सूत्रों के हवाले से इसकी संभावना भी जताई जा रही है। ऐसे में सबकी निगाहें एक बार फिर से राजभवन पर टिक गई हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में राज्यपाल का आदेश आना है और इस मामले में भारत निर्वाचन आयोग ने राज्यपाल को अपना परामर्श भी भेज दिया है, जिस पर राज्यपाल को अंतिम फैसला लेना है। राजभवन के बाहर से मामले में अधिक जानकारी दे रही हैं रांची से हमारे सहयोगी कोमल बहल। झारखंड में जारी सियासी घमासान के बीच एक बार फिर से सभी की निगाहें इसी राजभवन पर टिक गई है। जी हां, कहा जा रहा है कि राज्यपाल रमेश बैस आज दिल्ली से रांची लौट सकते हैं। 2 सितंबर को निजी कारणों से राज्यपाल दिल्ली गए थे। माना जा रहा है कि रांची लौटने के बाद राज्यपाल चुनाव आयोग के मंतव्य के आधार पर हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता पर अपना फैसला ले सकते हैं। अगर हम प्रोसेस की बात करें तो मुख्यमंत्री के नाम खनन लीज मामले में सुनवाई के बाद भारत निर्वाचन आयोग ने बीते 25 अगस्त को अपना मंतव्य राज्यपाल को सौंप दिया है। इस मंतव्य के आधार पर राज्यपाल समुचित कार्रवाई भी करेंगे। राज्यपाल का फैसला पहले चुनाव आयोग को भेजा जाएगा। आयोग इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भेजेगा और यहाँ से जो जानकारी है वो स्पीकर को दी जाएगी। तो हालांकि अगर हम कहें सरकार की बात करें तो कुछ दिन पहले तक एक अटकलें थी कि सरकार रहेगी या सरकार गिरेगी। तो इन सारी अटकलों पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर और सदन में बहुमत हासिल करके इन सारी अटकलों पर विराम तो लगा दी गई है सरकार की तरफ से। तो अब कह सकते हैं कि भले ही मुख्यमंत्री ये रहते हैं या मुख्यमंत्री का चेहरा बदलता है, मुख्यमंत्री कोई भी रहे, लेकिन सरकार जो है झारखंड में महागठबंधन की ही रहेगी। कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की सदस्यता पर राज्यपाल की चुप्पी पर प्रदेश की सियासत पर हर दिन उबाल देखा जा रहा है। जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा और इस पर राजनीति भी चारों तरफ से जारी है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता पर निर्वाचन आयोग की चिट्ठी आए 15 दिन होने को है, पर राज्यपाल रमेश बैस ने अब तक अपना फैसला नहीं सुनाया है और यही वजह है कि झारखंड में सियासी गपशप का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। विपक्षी दलों के नेता मुख्यमंत्री की विधायकी जाने का दावा करते नहीं थक रहे, तो सत्ता पक्ष राज्यपाल और केंद्र सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है। लेकिन जैसा कि महामहिम जी ने खुद बताया था कि 2 दिन में फैसला देंगे, उसके बाद से 5 दिनों से महामहिम दिल्ली में है। जिस तरह की खबरें आती है वो किसी से छुपी नहीं। कोई कह रहा है कि अमित शाह जी से मुलाकात नहीं हुई है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। सत्ता पक्ष का आरोप है कि गठबंधन सरकार को अस्थिर करने के लिए केंद्र सरकार और राजभवन साजिश रच रहा है, पर बीजेपी का कहना है कि जो भी फैसला आएगा वो संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप होगा और इसका इंतजार करना चाहिए। और चुनाव आयोग और राजभवन जो भी निर्णय लेगा, इस प्रकार के जो वैधानिक व्यवस्था है उनसे चीजों से परामर्श करके ही निर्णय लेगा। राजभवन की चुप्पी पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी चुटकी ले रहे हैं। मीडिया ने सवाल किया तो उनका साफ कहना था कि जब तक राजभवन का फैसला नहीं आ जाता तब तक उनके पास कहने को कुछ भी नहीं है। ये बातें तो आप लोगों को उनसे पूछना चाहिए ना, जो लोग इस विषय से जुड़े हुए हैं, जो लोग की जिम्मेवारी है। हम क्या जवाब देंगे? हम तो जवाब तब न देंगे जब उधर से कोई बात है बिना। राज्यपाल रमेश बैस पिछले सप्ताह ही चुनाव आयोग की चिट्ठी मिलने की बात को स्वीकार कर चुके हैं, लेकिन इस चिट्ठी में क्या है और उनका फैसला क्या होगा ये कोई नहीं जानता। जाहिर है जब तक ये सब साफ नहीं होगा तब तक झारखंड की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। वहीं देखिए, अब इस पर कांग्रेस नेता बंधु तिर्की का भी बयान सामने आ चुका है। उन्होंने कहा है कि राजभवन की देरी से खरीद फरोख्त को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले हफ्ते ही राज्यपाल ने यूपीए प्रतिनिधिमंडल से स्थिति साफ करने की बात कही थी, पर 1 सप्ताह बाद भी राजभवन आखिर खामोश क्यों है, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें तोड़ने का प्रयास किया जाना, खरीद फरोख्त को बढ़ावा मिलता है और कुछ ना कुछ कारण तो है। हम लोग समझ रहे हैं इस बात को, कुछ ना कुछ कारण तो है, लेकिन महामहिम राज्यपाल के द्वारा जो आना, उनका जो बोलना प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया, तो आखिर क्या कारण है कि आप 7 दिन 8 दिन के बाद बताएं तो कहीं क्या कारण है? कहीं से आपको दबाव हो क्या कि आप भेजना नहीं चाहते हैं? क्या कारण है? कुछ तो बताना होगा ना। और रामगढ़ नगर परिषद के वार्ड नंबर 3 के बोंगावार में 2015 में 40 लाख की लागत से स्वास्थ्य कल्याण केंद्र बनाया गया था। उम्मीद थी कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दी जाएगी, लेकिन बनने के बाद इस केंद्र का ताला तक नहीं खुल सका है। ऐसे में उपयोग के अभाव में स्वास्थ्य केंद्र जर्जर होता जा रहा है। ऐसे में छोटी मोटी बीमारी होने पर भी लोगों को रामगढ़, रांची या फिर निजी अस्पतालों में जाना पड़ता है। इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी जावेद खान। अभी मैं मौजूद हूं रामगढ़ नगर परिषद के वार्ड नंबर 3 के बोंगावार में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहां पर स्वास्थ्य कल्याण केंद्र का निर्माण यहां के स्थानीय ग्रामीणों के इलाज के लिए वर्ष 2015 में 40 लाख रुपए की लागत से कराया गया था। लेकिन यहां देख सकते हैं, यहां मुख्य गेट में अभी भी यहाँ ताला लटका हुआ देख सकते हैं। जब से निर्माण हुआ तब से इसके मुख्य गेट में ताला लगा हुआ है और ये स्वास्थ्य कल्याण केंद्र कहीं न कहीं खंडहर के रूप में तब्दील होता जा रहा है। कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं, चारों तरफ झाड़ियां उग गई हैं, एक तरफ की चारदीवारी गिर गई है। ऐसे में ग्रामीण सवाल उठा रहे हैं कि स्वास्थ्य कल्याण केंद्र जो बनाया गया है इसकी उपयोगिता फिलहाल यहाँ पर नहीं है। हम सीधे बात कराते हैं ग्रामीण से। बताइए क्या क्या दिक्कत हो रही है? जब से हम लोग का स्वास्थ्य केंद्र ये खुला हुआ, कोई लाभ नहीं मिला आज तक। डॉक्टर नर्स कोई नहीं बैठा है, हम लोग का कोई लाभ हो नहीं रहा। इलाज के लिए हम लोग को रांची रामगढ़ दौड़ना पड़ रहा है, लेकिन अभी तक कोई लाभ मिला नहीं है। आपको लग रहा है कि पैसे का यहाँ पर मिसयूज किया गया? ये तो पैसे का मिसयूज है, हम लोग का कोई लाभ मिला नहीं, कोई सुविधा नहीं हो रहा है हम लोग को गांव में। तो इनका कहना है कि किसी तरह का लाभ नहीं मिला। एक और ग्रामीण से बात करें, क्या क्या दिक्कत हो रही है इलाज में? इलाज में हम लोग सोच रहे हैं यहाँ खुला है, बना है, हम लोग को कुछ लाभ होगा, कुछ आराम होगा। मॉरिस में देख रहे हैं यहाँ जो ताला लगा है से लगा हुआ है। अच्छा, कभी डॉक्टर नर्स नहीं बैठे? नहीं, कभी नहीं बैठा है। अब क्या चाहते हैं? बैठना चाहिए यहाँ, हम लोग के थोड़ा सुविधा हो जाएगा,
अच्छा अच्छा। पब्लिक के। अभी कहाँ जाते हैं इलाज के लिए? अभी रामगढ़ रांची जाना पड़ता है। क्या नाम आपका है? अर्जुन महतो। तो आपने सुना अर्जुन महतो के दर्द को। इन्हें अभी भी अस्पताल यहाँ भवन बन गया है, लेकिन उसके बाद भी रामगढ़, रांची और हजारीबाग का दौड़ यहाँ के ग्रामीणों को लगाना पड़ता है। यहाँ पर हजारों की आबादी निवास करती है बंगाबार में, लेकिन इन्हें अभी तक इस कल्याण केंद्र, स्वास्थ्य कल्याण केंद्र का निर्माण का लाभ नहीं मिला है। ऐसे में कहा जा सकता है कि सरकारी पैसे का यहाँ पर दुरुपयोग किया गया है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। और इधर न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद सिविल सर्जन ने गंभीरता दिखाई है। उन्होंने डॉक्टर की संख्या बढ़ाने और भवन की मरम्मत के बाद जल्द ही स्वास्थ्य केंद्र को ऑपरेशनल करने का भरोसा दिया है। हम वहाँ के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से बात किए थे। उनका कहना था कि वो बिल्डिंग काफ़ी जर्जर हो गई है, लेकिन मैं खुद भी वहाँ जा कर के देख लूँगा कि अगर इसको मरम्मत करा के हम लोग चला सकते हैं तो करेंगे ज़रूर। अभी कुछ हम लोग के पास अब डॉक्टर्स भी बढ़ रहे हैं, कुछ अभी नए डॉक्टर ज्वाइन करेंगे, तो हम लोग ऐसा करेंगे कि डॉक्टर्स और स्टाफ की वहाँ पोस्टिंग करें। लेकिन थोड़ा इसमें समय लगेगा बंगाबार में, चूँकि यहाँ पर जो सिविल वर्क कराना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का पुअर है, इसमें कुछ समय